तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे थे? आज हम पढ़ रहे हैं अपना स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि ये एक स्फीयर में बनता है आपका, और आपका स्फीयर में बनता है। स्फीयर क्या होता है? कटोरी, आधी कटोरी जो होती है तो हेमिस्फीयर होता है आपका, एक बॉल की तरह, एक खाली बॉल है आपके अंदर से, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं डायग्राम बना के देखूं उसका, तो डायग्राम के हिसाब से क्या होगा कि मान लीजिए आपका ये स्फीयर है, क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने बताया था आपको कि किसी भी मिरर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर था, तो अपन क्या करते थे प्लेन मिरर में, हम यहाँ पे प्लेन मिरर के एक साइड में क्या करते थे, पॉलिशिंग करते थे, राइट। पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है, अपन ने क्या किया कि यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी, ये पॉलिशिंग सरफेस हो जाती है, और ये ऊपर क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज पॉलिशिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस। आपकी जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होता है, इस तरह से। तो ऑब्वियसली अगर मुझे इसका मिरर बनाना है, इसका मिरर बनाना है, तो मुझे पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। एक तरफ आपका पेंटिंग या पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। वो पेंटिंग या पॉलिशिंग आपको कहाँ करनी है, सवाल इसी बात का है। पेंटिंग या पॉलिशिंग आपको क्या करना है, कहाँ करनी है। अब आप या तो आप इसके इस साइड पेंटिंग कर सकते हो या पॉलिशिंग कर सकते हो, राइट, इस साइड। दूसरा आप ये भी तो कर सकते हो कि आप अंदर वाली साइड भी तो पॉलिशिंग पेंटिंग कर सकते हो। हाँ सर, बात सही करते हैं, किसी भी साइड या तो अंदर वाली साइड कर दो या आप कर दो बाहर वाली साइड। अब मैं क्या करता हूँ, इस मिरर, इस चीज को यहाँ से तोड़ देता हूँ, और फिर इसके इसके दो पार्ट देखता हूँ, वो दो पार्ट कैसे बन रहे हैं, समझना। यही सवाल, यही समझ आ जाएगा आपको सारी बात। अगर दो पार्ट करता हूँ तो ये जो वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे बन रहा है सर? ये वाला पार्ट आपका इस तरह से बन रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट कैसे बन रहा है सर? दूसरा वाला पार्ट मेरा इस तरह से बन रहा है कि इसका अंदर की तरफ है आपका पॉलिशिंग। तो तुम देख पा रहे हो ना कि अगर लाइट जब आएगी तो इसमें जो आपकी लाइट है, इसमें जो आपकी लाइट है वो आपकी इस तरफ पड़ेगी। इसमें जो आपकी लाइट है वो आपकी कहाँ पड़ेगी? इस तरफ पड़ेगी, ठीक है, इस वाली सरफेस पे। और ये सरफेस क्या है? इस तरह से। जबकि इसमें जो होगा लाइट इस तरफ पड़ेगी, और ये सरफेस ऑब्वियसली अलग है, ये थोड़ी सी डाइवर्जिंग सरफेस है और वो थोड़ी सी कन्वर्जिंग सरफेस है। तो आपकी ऑब्वियसली दोनों अलग अलग है। अगर ऐसी बात हुई तो इसका मतलब आपके जो भी रिफ्लेक्शन होने वाले हैं सब अलग तरह से होंगे। तो बच्चों जो इनका नाम होता है वो उसी के अकॉर्डिंग नाम होता है। इसका नाम जो होता है, इसका जो नाम होता है, इसको हम बोलते हैं आपका कॉनकेव मिरर। बिल्कुल सही बात रितु, इसको हम बोलते हैं आपका कॉनकेव मिरर। ये मैं आपको पहले समझा चुका था कैसे बनते हैं। बस जहां आपकी गुफा की मुंह खुलती हुई दिखाई दे, अगर वो सरफेस का आप यूज कर रहे हो तो आपकी कॉनकेव मिरर। और ये क्या हो जाएगा, इस सरफेस का अगर यूज कर रहे हैं हम, तो ये हमारी सरफेस क्या हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स। इसका नाम हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से आपके पास है दो तरह के मिरर बन गए, एक बन गया कॉनकेव मिरर और एक बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। आई होप की बात आपको समझ आई होगी। एक बात क्या है, ये बना ऐसे है, अगर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, अगर बना भले ही ऐसे, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि कल को अगर मैंने ऐसे लिया तो ये भी आपका कॉनकेव मिरर होगा। देखो मेन है कि कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी सरफेस हमारी पॉलिश्ड है? तो अगर बाहर वाली सरफेस पॉलिश्ड है तो आपका कॉनकेव होगा, या अंदर वाली सरफेस आपके लिए अवेलेबल है कॉनकेव होगा। अगर आपकी इस तरह से, अगर मैंने इस तरह से बनाया सरफेस को इस तरह से, और आपकी अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड है, या फिर आपकी ये वाली सरफेस क्या है, काम की है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों आपके एग्जांपल हो गए कॉन्वेक्स के, और ये हो गए आपके। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें आपका फर्क ये है सिंपल सा, कि इसमें आपका ये वाली साइड और इसमें आपकी ये वाली साइड क्या होती है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये वाली साइड और इसमें भी ये वाली साइड। जब ये वाली साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं या फिर कॉनकेव मिलते हैं, ये बात। आई होप की छोटी सी बात जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने सब बात समझ ली। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारे टर्म्स का हम यूज करेंगे, जैसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स का यूज इस्तेमाल करने वाले हैं। एक एक चीज को अच्छे समझना, एक एक चीज को अच्छे समझना। अब सुनो, मैंने बोला कि सबसे पहले जो हम टर्म उठाते हैं वो उठाते हैं आपका तीन कुछ टर्म आएंगी, और सारी टर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टर्म को समझना, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा होती क्या है। एक हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल, ये हम एक साथ देखेंगे। पहले पोल पोल डिफाइन होता है वैसे तो, ठीक है। पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस और पोल डिफाइन करेंगे तो समझो। किसी भी एक के लिए बात कर सकते हो आप, किसी भी एक के लिए बात कर सकते हो। जैसे आपने कॉनकेव के लिए समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो मान लीजिए कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने इस तरह से करके, साफ सी बात है, क्या ये कॉनकेव मिरर? हाँ सर, बाहर वाली सरफेस आपकी पॉलिश्ड है, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो आपका कॉनकेव सरफेस बन गई। अब मैंने क्या किया कि इस जितना भी मिरर बनाया, देखो आपका पूरा स्फीयर था, उसमें से मैंने कुछ पार्ट ही तो काटा, ये वाला, हाँ।
तो इसका जो लगभग बीचों बीच वाला पार्ट होता है, ये लगभग बीचों बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम बच्चों नाम देते हैं पोल। जो लगभग बीचों बीच वाला पार्ट होता है, तो जैसे आपका ये कॉनकेव मिरर बना दिया, तो ऐसे में कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकता हूँ। ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है आपका, तो इसका ये मिरर इतना बड़ा है, इसका लगभग बीचों बीच वाला पार्ट ये हो गया, इसको हम बोलते हैं पी, और पी नाम से इसको हम दर्शाते हैं, और पी का मतलब होता है आपका पोल, लगभग बीच में। अब ये कैसा काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये समझो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कैसे काम करता है तो समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज समझना, क्योंकि ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं एम्स में और नीट IIT में क्वेश्चन आया कि किस तरह काम करता है। तो पोल जो होता है, पोल इज like an origin, ये ओरिजिन की तरह काम करता है, पर ओरिजिन होता नहीं है, ओरिजिन की तरह काम करता है, ठीक है। इट इज सिलेक्टेड बाय अस, हम सिलेक्ट करते हैं इसको, ये ओरिजिन होता नहीं है पर ओरिजिन तक काम करता है, हाँ ओरिजिन की तरह आप उसको बुला सकते हो। इट इज सिलेक्टेड, ये हम चुनते हैं कि हमें कहाँ रखना है, आगे रखना है, पीछे रखना है, ऊपर रखना, नीचे। हमने मिरर को अगर ऐसे रखा है तो इसके पीछे से, अगर ऐसे रखा है तो हम यहाँ रखेंगे, ऐसे इसको हम अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझो इसकी, कि ये यूज क्यों होता है। तो ये होता है कि ऑल द डिस्टेंसेस लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, क्या होती है सारी चीजें हम आगे देखेंगे, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और फोकल लेंथ, ये सब हम पढ़ेंगे आगे देखो, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो मेजर करते हैं हम, ये सारी की सारी चीजें आप कहाँ से मेजर करते हैं, ये हम पोल से ही मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत ज्यादा, ये वाली बात समझना कि जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोल के बारे में वो यही था, क्या कि जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करते हो, जितने भी आप डिस्टेंसेस मेजर करते हो, ये क्या फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन की तरह काम करता है, सेकंड हम चुनते हैं इसको, थर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे, इमेज डिस्टेंस होंगे, फोकल लेंथ होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और भी 2-3 डिस्टेंस होते हैं, उन सबको हम कहां से नापेंगे, पोल से नापेंगे। यानी ओरिजिन की तरह इसलिए काम कर रहा है, हमारा ओरिजिन है नहीं पर उस तरह काम करता है, हम बुला सकते हैं इसको ओरिजिन। तो आई होप कि पोल क्या होता है आपको समझ आया होगा, समझ आ गया, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से पहले हम एक और चीज की बात करूंगा जिसका नाम है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस से पहले हम बात करेंगे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि कर्व का सेंटर। अब क्यों कर्व क्यों बोल रहा हूं, ऑब्वियसली जो आपका मिरर है बच्चों, वो एक कर्व का पार्ट है ना, कौन सा, स्फीयर का पार्ट है। अगर मैं कॉनकेव मिरर उठाता हूं तो समझो, अगर मैंने जब कॉनकेव मिरर उठाया इस तरह से, तो कॉनकेव मिरर क्या हुआ, मैंने कुछ इस पार्ट को इस तरह से उठाया और मैंने बाहर वाले पार्ट को क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, बाहर वाले पार्ट को पेंट और पॉलिश कर दिया। तो तुम अगर ध्यान दो तो जो स्फीयर, ये है तो स्फीयर का ही पार्ट ना, ये जो मैंने यहाँ पे मिरर बना दिया ये है तो किसका, स्फीयर का ही पार्ट। ये किसका पार्ट है, ये है तो आपका स्फीयर का ही पार्ट। इस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, उसी को बच्चों में क्या बोलते हैं, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर डेफिनेशन बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच दिस मिरर इज अ पार्ट। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस बोल रहा हूं, सुन लो, बाद में तो वीडियो में आप देख ही लोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच दिस मिरर इज पार्ट। ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर कर्वेचर बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, कॉनकेव मिरर के लिए क्या, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या बोल सकता हूं आपका, उसके लिए मान लो कॉनकेव मिरर बनाना है, मान लो कॉनकेव मिरर बनाना, तो ये आपका इस तरह से कर दिया मैंने। और कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, कॉनकेव मिरर के लिए अंदर होती है आपकी पॉलिशिंग, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो भी होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आई होप कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या अगर एक स्फीयर है तो स्फीयर का क्या रेडियस होता है क्या, हाँ सर रेडियस तो होता है। तो आपका सेंटर से लेके, अब सुनना एक और बात, इससे सवाल बनेंगे आगे जाके, सेंटर से क्या रेडियस तो बराबर होते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस लो, चाहे ये वाला डिस्टेंस लो, चाहे कोई भी डिस्टेंस लो, ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इस सारे के सारे डिस्टेंस पे बहुत बेहतरीन सवाल कराऊंगा मैं आपको आगे जाके। तो कॉनकेव के लिए पॉलिशिंग बाहर होती है, हाँ तो ये कॉनकेव है ना, अभी कॉन्वेक्स है, क्या दिक्कत है, कॉन्वेक्स है, हाँ सही कह रहे हो वैसे तुम। अब देखो, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये क्या, ये जो सारी चीजें मैंने बना दी, क्या ये किसके बराबर होंगी, क्या ये सब के सब रेडियस के बराबर होंगे, क्या ये सब रेडियस के बराबर होंगे, हाँ सर रेडियस के बराबर होंगे।
तो ये क्या कहलाता है, ये आर है क्या, इस आर का नाम होता है, इस अभी लिखता हूँ। वैसे ही अगर यहाँ बात करता हूँ, ये सारे के सारे रेडियस मेरे काम, बाकी सारे के सारे जो मैं सारे के सारे जो मैंने लाइन बनाऊंगा वो सारे सारे मेरे काम की नहीं है। क्यों नहीं है, काम की वही है जो मिरर पे जा रही है, तो जिस मुझे तो मिरर से काम है। लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि रेडियस है क्या, कहीं से भी ले लो, सबके सब आर आर ही होंगे। रेडियस होता क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज द पार्ट। तो यहाँ से मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करता हूँ, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, पर इतना आप बोल सकते हो कि आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और किसका रेडियस है ये उस स्फीयर का रेडियस है जिसका आपका मिरर, जिसमें से आपका मिरर आपने काटा है। ठीक है, तो आई होप कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया, राइट। चलो अब बात करते हैं हम आगे प्रिंसिपल एक्सिस की। आजा, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस बात करते हैं। तो देखो मैं अब यहाँ सब समझाना चाहता हूँ आपको प्रिंसिपल एक्सिस। एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों को, एक एक टर्म को आगे जाके हमें ना उन सबके डिस्टेंस मेजर करने हैं। अगर आपको सेंटर कर्वेचर कहाँ होता है यही नहीं बना पाए आप, तो साफ सीधी बात है कि आप उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मान लो कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने इस तरह से, मान लो मैंने इस तरह से कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे पोल है, राइट, यहाँ पे क्या है आपका पोल है, और यहाँ पे क्या है, क्या यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा ना। अब मैं पूरा स्फीयर नहीं बना रहा, अब मैं पूरा स्फीयर नहीं बना रहा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, क्या लेता हूँ अपनी, एक लाइन लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ उस लाइन को आपका क्या दो पॉइंट से एक लाइन गुजर सकती है ना। कभी कभी याद बताओ दो पॉइंट से कितनी लाइन गुजरती है, दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। अगर मैं एक लाइन पकड़ूं और उसको सी से भी निकालूं और पी से भी निकालूं, एक लाइन पकड़ूं और उसको सी से भी निकालूं पी से भी निकालूं, तो बच्चों ये जो लाइन बना दी है मैंने, एक तरह के एक्सिस का काम करी है। एक्सिस क्यों, क्योंकि आपके मिरर को आधे में बांट भी रही है। तो इस एक्सिस को जो बनी है यहाँ पे आपके सामने, इसी एक्सिस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आपका दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप कि इतनी सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। ये किसके लिए बनाया मैंने, ये बनाया मैंने आपका कॉनकेव, एक्सक्यूज मी, ये बनाया मैंने आपको कॉनकेव मिरर के लिए। क्या मैं ऐसे आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाऊंगा देखो, जब मैं ये चीज आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाता हूँ, ये चीज मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाता हूँ, कैसे बनेगी आपकी कहाँ गई, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा सर, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा आपका इस तरह से, राइट, ठीक है। इसका पोल क्या हो जाएगा, पोल यहाँ पे, सेंटर कहाँ होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सेंटर कहाँ होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, जल्दी बताओ, सेंटर किस तरफ होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा मिरर के, जल्दी बताओ, अपनी वो दिखाओ कि एक्टिवनेस क्या आंसर है, क्योंकि तुम जैसे जैसे एक्टिवनेस दिखाओगे मैं बताऊंगा। लेफ्ट होगा राइट होगा, आर एल लिख दो, आर लिख दो, एल लिख दो, लेफ्ट बता रहे बच्चे। ये जो नया मैंने बनाया, मैंने कॉन्वेक्स में बनाया, इसके राइट में होगा लेफ्ट में होगा। तो दो चार बच्चों का राइट आ रहा है, दो चार ने लेफ्ट भी लिखा है, लेफ्ट को लिख रहे हो पे देखो कैसे बनाते बनाते सेंटर बच्चे। इस तरफ अगर स्पेयर होता, अगर इस तरफ स्पेयर होता तो उसका सेंटर यहाँ होगा ना भाई, हाँ बनाया जा रहा, उसका कैसे बनाया सर, इसका मैंने ऐसे बनाया, सेंटर यहाँ पर, सेंटर तो आपके स्फीयर के सेंटर होता है ना, ये हो गया। अब इनसे इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप की बात समझे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन पासिंग थ्रू, हाँ जो सेंटर है वो स्फीयर के अंदर ही होता है। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसका बच्चों एक और नाम होता है, काफी किताबों में वो नाम भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा नाम होता है इसका, इसको हम ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या सर, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, आप सुनो इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंस तो हो गई, डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा नहीं, डेफिनेशन क्या होगी, और लाइन जॉइनिंग आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ऑप्टिकल एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल द distances like वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और आपका क्या हो गया, ऑल द डिस्टेंस लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और क्या अच्छा फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ, रेडियस जो भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एटसेट्रा आर measured along principal, क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नापी जाती है। तो इसकी पहली इंपॉर्टेंट हो गई। और पोल की क्या इंपॉर्टेंट थी, ये साइड डिस्टेंस स्टार्ट कहां से करोगे, हमेशा पोल से स्टार्ट करोगे, नापना कहां से शुरू करोगे, इनको पोल से नापना आप स्टार्ट करोगे। अच्छा सर
दूसरी इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो दूसरी इंपॉर्टेंस सुन लो। दूसरी इंपॉर्टेंस ये हो जाएगी इसकी कि जो क्या कभी कभी हमेशा ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का थोड़ी ना होगा, कभी कभी आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट से बड़ा यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसमें ऑल या फिर मैं सिंपल ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट आर measured above and below टाइपिंग हो रही है आज। आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट जो मेजर की जाती है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे मेजर करती हैं। अभी ऊपर नीचे का कंसेप्ट है जो हम साइन कन्वेंशन बाद में सीखेंगे, पर इतना बात आपको समझना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत क्या है आपको, कि सारे डिस्टेंस जो आप पोल से नापते हो सारे डिस्टेंस आप अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस नापोगे, इस तरह से या इस तरह से। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हाइट होगी या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, तो ऊपर नीचे आपको कहां से नापनी है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस होती है से नापनी है। तो ये दो बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट अपन बच्चों क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अपन एक एजम्पशन है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है। आप सिलेबस में जितनी सारी चीजें पढ़ने वाले हो, आप सिलेबस में जितनी सारी चीजें पढ़ने वाले हो वो होंगी आपकी पैरेक्शियल रेज। क्या होती है बताता हूँ अभी, वो होती है आपकी पैरेक्शियल रेज। पैरेक्शियल रेज क्या होती है समझो। पैरेक्शियल रेज क्या होती है इस बारे में अगर बात करें अपन, सुनो। तो नाम तो इसमें दिख रहा है पैरेलल, पर पैरेलल से इसका कोई लेना देना है नहीं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। वो क्या है आपकी, सुनो कि when the angle of incidence when the angle of incidence according to Wikipedia, when the angle of incidence is very small and rays are nearer to ये आपके सिलेबस में ये assumption होती है। आप जितने भी सवाल आगे करने वाले हो, जितने भी आप पढ़ाई करने वाले हो, उन सब में ये assumption मान के चलोगे। अगर नहीं भी लिखे तो भी आप ये मान के चलोगे कि जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनने वाले हैं वो सब क्या है, बहुत छोटे हैं। जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनने वाले हैं वो क्या है, सब बहुत छोटे हैं। तो क्योंकि आपने मिरर जो लिया था ना बच्चों, जनरली आप मिरर जो लेते हो ना वो बहुत छोटा लेते हो, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटे लेंगे। अगर आपने बड़ा एंगल लिया तो वो कभी मीट ही नहीं कर पाएंगे जनरली। तो आप क्या करते हो, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल, तब आप या फिर आपका नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस को लेके चल सकते हो, ठीक है। इसको कभी कभी दूसरे नामों से ही पुकारता है, कभी कभी दूसरे नामों से ही पुकारता है। कभी कभी ये भी बोल देता है आपसे वो, कभी कभी आपसे ये भी बोल सकता है कि ये तो हो गया मेन जो डेफिनेशन होती है पैरेलल एक्सिस की, ठीक है। वैसे कोई खास काम नहीं है, पर कभी कभी आपसे एग्जाम में या क्वेश्चन में ये मेंशन करता है कि एपर्चर इज स्मॉल, एपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। ये एपर्चर का मतलब क्या होता है, इतना समझ लो, एपर्चर का मतलब है साइज। साइज मतलब सब समझ नहीं, साइज कैसे बोल सकते हो, ये जो आपने मिरर लिया है ये बहुत छोटे साइज का लिया है, ठीक है। इतना जो साइज है इसका, जो मेजरमेंट है साइज का, ये बहुत छोटा है। एपर्चर का मतलब मान लो साइज होता है आपका मिरर का, ठीक है। अगर ये बोल रखा है आपके एग्जाम में कि एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, अगर आपसे एग्जाम में ये बोल रखा है या क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, तब भी आप डायरेक्टली समझ जाओगे क्या बात कर रहा है वो, आपसे पैरेक्शियल रेज की बात कर रहा है। पैरेक्शियल का मतलब सिंपल इतना कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होना चाहिए और रेज जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप मिरर को बहुत छोटा लेके चलते हो और बड़ा मिरर लेके नहीं चलते हो, ठीक है। बस इतनी सी बात। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, रेज आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस या एपर्चर इज वेरी स्मॉल, ये दोनों वाली बातें हैं आपकी, एक तरह से एजम्पशन है। अगर कुछ ना बोला गया हो तो आपको इसी के लिए करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में आता है। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अपन, जो नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है वो है आपका, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन वो है इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है आपका, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है क्लास 12 वाले बच्चों से भी। इसका नाम है आपका फोकस एंड फोकल लेंथ। क्या है, बस फोकस को आप कैपिटल एफ से दर्शाते हो, फोकस को आप कैपिटल एफ से दर्शाओगे, और फोकल लेंथ को आप स्मॉल एफ से दर्शाते हो। डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा जितने भी डिस्टेंस आने वाले हैं, बस एक आध डिस्टेंस को छोड़ के बाकी सारे डिस्टेंस आपके स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो ये क्या होता है आपका फोकस एंड फोकल लेंथ होता है। सुनो ये वाली बात, फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, तो फोकस क्या होता है पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। सुनो, मान लीजिए आपका यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखी है चीज, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ कॉनकेव मिरर और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, राइट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझ में आ गया। अब क्या किया,
ना डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बोलती है इसकी, फोकस की डेफिनेशन आपसे बोलती है, इफ द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नियर वेयर तो चलो हो गई, इफ द रेज आर, मैं चलो एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ फोकस की। फोकस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी सुनो, फोकस की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, बचपन बचपन में भी आपने पढ़ी है, वापस मैं बता रहा हूँ कि इफ द रेज डायरेक्शियल and parallel the then the point then the point at which all the incident incident rays after reflection is called as focus। ये हो गया फोकस। अगर मैं अभी इसकी फोकल लेंथ डेफिनेशन के बाद दिखा दूंगा, तो सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ो, क्या है कि इफ द रेज आर पैरेक्शियल एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगर आपकी जो रेज आ रही है वो कैसी है, आपकी पैरेलल है और पैरेक्शियल है, मतलब नजदीक है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, देन द पॉइंट एट विच, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ध्यान दो, then the point at which all the incident ray which are parallel to, at which all the incident ray meet after reflection is called as focus। पहली बात तो सारी सारी इंसिडेंट रे क्या है, आपकी पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2-3 इंसिडेंट रे बना देता हूँ, ठीक है, एक इंसिडेंट रे बनाई इस तरह बनाने की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, कैसे जाएगी सर, ये रिफ्लेक्ट होगी कुछ ऐसे जाएगी, चलिए यहाँ सर समझ में आ गया। दूसरी पैरेलल एक्सिस रे कहीं से बनाओ, जहां से तुम्हारा मन, तुम यहाँ से बनाना चाहते हो बनाओ, बस क्या होना चाहिए आपका, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, यहाँ से बनाती, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये भी एक ही पॉइंट से जाएगी, और ये जिस पॉइंट से जाएगी ये, अब मैंने आपको बताया था कि एक इमेज को बनाने के लिए आपको कितनी लाइन चाहिए, एक इमेज को बनाने के लिए कितनी रिफ्लेक्ट लाइन चाहिए, 2 चाहिए, 2 मिलते हुए आपका काम चल जाएगा, पर मैं एक और बनाता हूँ, मान लो एक मैंने नीचे बना दी, क्या ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, तो ये जब टकरा के कहां से गुजरेगी, ये आपने टकरा के फोकस से गुजरेगी। याद रखना, जितनी भी जो भी लाइन आपकी पैरेलल, जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, इट विल पास थ्रू अ पॉइंट, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, वही पॉइंट है बच्चों आपका, वही जो पॉइंट है, ये आपका कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ पूरी मैं, ठीक है, तो यही जो पॉइंट बन के आया है, जहां पे आपकी सारी इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपकी पॉइंट मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फोकस बोलते हैं। आई होप कि ये वाली बात आपको सिंपल से समझ में आ गई होगी, ये रिफ्लेक्टेड रेस आ गई। फोकस क्या होता है, कुछ नहीं, सारी लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टकरा के एक पॉइंट से गुजरेंगे, वो पॉइंट क्या होता है, आपका फोकस, नाम ही फोकस है, तो हर जगह सारी चीज फोकस कर रही है। एग्जाम्पल बताऊं आपको उसका, आपने बचपन में शायद एक मिरर का यूज करके, या फिर आपने कभी एग्जाम्पल, आपने कभी जो आपकी छतरियां होती हैं, छतरियां समझते हैं, जो आपके उसमें जो टीवी वाली छतरियां होती है ना, ऊपर जो लगाते हो आप, उसमें जो टाटा स्काई वाटा स्काई के, अगर तुम एक बात पे ऑब्जर्व करो, वो भी एक ऐसी कर्व टाइप की होती है ना, खैर वो तो थोड़ी सी पैराबोल टाइप का होता है, पर कर्व टाइप की होती है, अगर उसको कॉनकेव की तरह मानो, तो बीच में तुम्हारा एक वो रिसीवर रखा होता है, तुमने कभी ध्यान दी वो रिसीवर इससे इतने डिस्टेंस पे क्यों रखा है, तुम उस डिस्टेंस को मूव नहीं करते, उतने डिस्टेंस पे क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि जितनी भी सैटेलाइट से रेज आने वाली हैं वो सबकी सब पैरेलल होंगी, जितनी भी सैटेलाइट से आने वाली है वो सब क्या होंगी, आपके पैरेलल होंगे, और पैरेलल जाके वो एक पॉइंट में मिलेंगे, और वो पॉइंट ही क्या है, आपका फोकस है, फोकस में सबसे ज्यादा आपकी लाइनें आके मिलती हैं, ठीक है, तो ये फोकस हो गया। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ तो क्या लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा सर, सिंपल सा फोकल लेंथ का मतलब हो जाएगा आपका द डिस्टेंस बिटवीन पोल, पोल का है सर, पोल यहाँ पर है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड एज आपका, और याद रखना हमेशा पोल से नापा जाता है, तो पोल से स्टार्ट करना और मुड़ के इधर जाना, ठीक है, ये वाली बातें आपको समझ में आई होगी, यस आई गेस सो। एक सेकेंड, फोकस गायब हो गया है, चलो ऐसे करते हैं, ठीक है, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है, हमेशा सारे डिस्टेंस पोल से, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आया है आपका, जो मैंने ग्रीन में दिखाया आपको फिगर में, ये क्या हो जाएगा, इसको हम स्मॉल एफ लिखते हैं, स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, स्मॉल एफ आपका होगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमेशा, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, और कहां से मेजर किया जाएगा, तो मैंने कहा था जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो कहां से मेजर किए जाते हैं, मेजर्ड फ्रॉम पोल से, पोल से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाओगे, फोकस तक जाओगे, तो उसके बीच का मेजरमेंट क्या होता है आपका, फोकल लेंथ का, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है।
ये वाली बात मैंने किसके समझाई, ये वाली बात मैंने समझाई आपका कॉनकेव मिरर के लिए। कौन से वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, सारी की सारी बात मैंने करी है आपकी कॉनकेव मिरर के लिए। आई होप सो ये वाली बातें आपको समझ में आई गई होगी, कुछ दो चीज तो मैंने बोली नहीं है। ये वाली बात मैंने किसके लिए करी है आपकी कॉनकेव मिरर के लिए। बीच में एक आध बच्चा मैसेज करते रहा करो ताकि मुझे रहे कि भाई हाँ है यहीं पे है, जिंदा है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि मैसेज आते रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा करता हूँ हाँ तुम्हारे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अंदर से एक रिस्पॉन्स मिलता रहता है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। अब समझना आपको कि देखो ये सारी चीजें बनाने के बाद ना मैं तुम्हें बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूँ। वो तगड़ी चीज तभी समझ आएगी जब तुम दोनों डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे। अब जो नेक्स्ट मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ आपके कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाने वाला हूँ, तो समझना। जब बात करता हूँ आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो उसके लिए साफ सी बात है डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। नीचे देखो यहाँ बनाती है मैंने आपका इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर, यानी कहाँ होगी आपकी पॉलिशिंग, यहाँ पे होगी। कर दी पॉलिशिंग, हाँ सर कर दी आपने, अच्छी पॉलिशिंग कर दी। अच्छा डायग्राम देखो कितना मस्त डायग्राम बन रहा है गोल गोल सा। ठीक है। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सब प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए ये होगा पोल। ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है यहाँ से तो सुनो, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ से। तो ये मान लो मैंने आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी अच्छी सी, लंबी चौड़ी सी बना दी। ठीक है, अब भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है ना, जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट भी वहीं से आएगी, हाँ सर वहीं से आएगी। तो सुनो यहाँ से मैंने क्या किया आपका, यहाँ से एक लाइट आई इस तरीके से। मैंने क्या बोला यहाँ पे भी फोकस बनाना पड़ेगा ना मुझे, तो फोकस बनाने में क्या करना है, एक लाइट डाली इस तरह से। अब साफ सी बात है एक बच्चा इतना समझदार तो होगा कि अगर ऐसे ऐसे मिरर पे कोई लाइट टकराएगी, अगर ऐसे मिरर पे कोई लाइट टकराएगी तो लाइट ऐसी तो जाएगी, इतना तो ये समझदार हो ना कि अगर कोई लाइट ऐसे जाएगी तो कहां से जाएगी आपकी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, हाँ सब बात तो आप सही कह रहे हो। मैं दो ही लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा लाइन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझदार हो, आपको समझाना समझ में आ गया कि आपका दो लाइन से आपका इमेज बन जाती है। दूसरी लाइन बनाने तो क्या दूसरी लाइन ऐसे गुजरेगी, हाँ सर ऐसे गुजरेगी। किस तरह से गुजरेगी, अब बात ये है, अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आएगी जो मुझे समझानी है। मुझे बताओ क्या आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट कभी मिलेंगी यहाँ पे, क्या आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है मतलब ये वाली लाइट कभी मिल पा रही है क्या। और यहाँ पे मैं एक चीज तो वाली बताऊंगा जो मैंने बहुत पहले बताई थी आपको, क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहीं इस साइड मिल पा रही है क्या, तो मुझे नहीं दिख रहा सर नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो क्या मिलने भी नहीं दूंगा, अगर नहीं मिल रही है तो क्या मैं मिलने भी नहीं दूंगा, हाँ सही कह रहे हो। अगर सब कुछ हाँ दीप्ति जी सब क्या से कह रहे हैं, अगर नहीं मिल रही है तो क्या मिलने भी नहीं दूंगा क्या, आंसर है नहीं, मैं मिलने दूंगा। अगर मैं क्या करूंगा एक्सटेंड करके कोशिश करूंगा, अगर मिल सकती है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाई तो मैं एक्सटेंड करने की कोशिश, तो यहाँ से मैं इस तरह एक्सटेंड करूंगा और यहाँ से मैं इस तरह एक्सटेंड करूंगा, तो क्या ये एक्सटेंड करके यहाँ मिल रही है, सर बिल्कुल मिल रही है। ये क्या हो जाएगा आपका फोकस, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, पोल से डिस्टेंस लिया इस तरह से, और ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ठीक है, अब एक बात याद करो, मैंने बहुत पहले एक चीज आपको ये बताई थी, एक बात याद करो, बहुत पहले एक चीज मैंने आपको दो शब्द बताए थे और उस टाइम बच्चों को थोड़ा डाउट आ रहा था। मैंने बताया था रियल नाम की चीज बताई थी और एक वर्चुअल नाम की चीज बताई थी बात, एक रियल शब्द बताया था और एक वर्चुअल बताया था मैंने क्या बताया था, रियल आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रियल आपकी इमेज भी हो सकती है, लेकिन आपके जनरली सिलेबस में रियल ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल आपका इमेज वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है व्हेन रेस एक्चुअली मीट, व्हेन रेस एक्चुअली मीट। और वर्चुअल का मतलब होता है व्हेन रेस डू नॉट मीट बट अपीयर्स टू मीट, मिल नहीं रही हैं पर मिलती हुई महसूस हो रही हैं। तो ये दो चीज बताई थी। अब इसी पे सारा खेल है और इस पे सवाल भी आए हैं बच्चों एग्जाम में, इतने इजी सवाल आए हैं। और एनसीईआरटी या फिर आपका सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं 12th के, उनसे भी क्वेश्चन पूछाता है, प्रूव दैट द कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो आपका आपका वर्चुअल होता है। कैसे, सुनो सारी बात यहाँ पे आ गई। मैंने बोला सर इसका जो फोकस बन रहा है कॉनकेव मिरर का, क्या वो यहाँ पे बन रहा है, कॉनकेव मिरर को देखो ऊपर वाले डायग्राम को, क्या आपका यहाँ पे बन रहा है कॉन्वेक्स फोकस, क्या यहाँ पे जो सारी लाइनें हैं, क्या यहाँ पे सारी लाइनें आपकी सही में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या यहाँ पे सारी सही में मिल रही है, हाँ सही में मिल रही है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर में जो फोकस बन रहा है वो रियल है कि वर्चुअल है, सर सारी लाइनें एक्चुअली मिल रही है, तो इसका मतलब आपके इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस इज, in case of concave mirror कहाँ गया, in case of concave mirror focus is real, या रियल फोकस बोल सकते हैं, इज रियल। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कौन सा मिरर है बच्चों, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपका फोकस जहां बन रहा है, आपका फोकस जहां बन रहा है
वहां पे लाइन एक्चुअली में नहीं आ रही पर अपीयर कर रही है, आपने एक्सटेंड करके उनको अपीयर करवाया है। तो यहाँ पे यानी कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो कैसा होता है, फोकस इज वर्चुअल या वर्चुअल फोकस आप बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऐसे ऐसे ही और दो तीन डिफरेंस भी आने वाले हैं। तो आई होप सो कि फोकस रियल होता है या वर्चुअल होता है। तो कई बार ये आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो सीधे बताना फोकस इज वर्चुअल इन कॉन्वेक्स मिरर एंड फोकस इज रियल इन कॉनकेव मिरर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो क्या नेक्स्ट में चलते हैं अपन। ठीक है, ये फोकस हो गई, फोकल लेंथ भी आपको समझ आ गया, अच्छी बात है, बहुत मजा आ गया, अच्छी बात है फोकल लेंथ। अब सुनो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। आ गया, अरे आ जा, अरे नाराज हो रहा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन नहीं बताया मैंने अभी, साइन कन्वेंशन बताना मुझे। चलो नेक्स्ट आपका जो चीज है बच्चों वो भी अच्छी खासी है, वो है आपका रिलेशन बिटवीन, ये डब्ल्यू का मतलब, इसका मतलब बिटवीन, इतना समझदार तो हुई आज की शॉर्ट की जिंदगी में, तो जानते हो सब कुछ। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ क्या बच्चों, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एफ का मतलब है आपका फोकल लेंथ एंड आर का मतलब है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ का मतलब है आपका फोकल लेंथ एंड आर का मतलब है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। आप समझिए, रिलेशन का एक डेरिवेशन है, अच्छा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन नहीं करना। डेरिवेशन आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला, किसी के एग्जाम में नहीं वाला, तो डेरिवेशन हम नहीं करने वाले। वो डेरिवेशन थोड़ा खतरनाक है। आप बोलोगे तो मैं डेरिवेशन करवा दूंगा, आप बोलोगे तो मैं तो जल्दी से बताता हूँ क्या डेरिवेशन होता है, वो बता दूंगा आपको। डेरिवेशन कैसे आएगा मैं जल्दी बता दूंगा। ठीक है, तो सुनो कैसे करना है समझो। हम हर चीज हम कौन के मेरे करना चाहेंगे, जिनका इंटरेस्ट सुनने में सुनो, जिनका नहीं है वो भी सुनो। कोई ये ना बोले बाद में सर को आता नहीं था। तुम गलती से इस माइंड में कभी अपने थॉट ले आना भी मत, सर को आता नहीं होगा। तो बहुत कुछ आता है, सर बताना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें नहीं आएगा कभी कुछ, ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम के लिए पढ़ना एक अलग चीज होती है। ठीक है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, पढ़ना, पढ़ने पढ़ाई कौन सी पढ़ाई करोगे वो पढ़ोगे ना जो एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, अब सुनो कैसे प्रूव करते हैं कि भाई क्या होता है, जो एक्सुलेशन कैसे आता है समझो। मान लो कि आपका यहाँ पे क्या है, अच्छा वो क्या होती है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ के लिए आपको यहाँ से एक लाइन डालोगे, और फिर वो जो लाइन गुजरेगी वो लाइन कहाँ से गुजरेगी आपकी, दैट लाइन विल क्रॉस थ्रू फोकस, क्योंकि पैरेलल है, ऑब्वियसली बात है, अरे पैरेलल है, तो यहाँ से फोकस से गुजरती। तो ये जो पॉइंट आपको नीचे मिला है, दिस पॉइंट विल बी फोकस। अब सुनो, अब मैं साफ साफ ये बात बता सकता हूँ आपको सर, ये क्या होगा आपका, ये तो हो गया, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया फोकस। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जिन बच्चों की थोड़ी सी मैथ ठीक ठाक है ना वो सुनो, तो जो आपके 11th पढ़ के आए हैं और थोड़े से मैथ पढ़ के आए हैं, तो सुनो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ तो क्या ये सर्कल वाला, सर्कल जैसा पार्ट है, हाँ सर्कल जैसा पार्ट है, क्या टेंजेंट से जो लाइन गुजर, टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो तुम एक बात समझ रहे हो, ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, हाँ सर नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। क्या यहाँ से जो जिस तरह एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, हाँ सर ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। अब एक और बात सुनो, क्या ये जो लाइन है, मैं जानता हूँ टेंजेंट, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा किसी भी सर्कल पे अगर टेंजेंट, ये प्रूफ मैं करवा रहा हूँ पर प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी सुन लो। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी टेंजेंट पे जब मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो हमेशा सेंटर से गुजरता है। अब सेंटर कहाँ है, ये है, यानी ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ये कहाँ से गुजरेगी, ये सेंटर से गुजरेगी। दिस लाइन विल क्रॉस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस बात समझ आ गई। अब कोई बच्चा जो समझदार होगा मुझे बड़े आराम से बता सकता है, जो बच्चा समझदार होगा, जो नहीं है समझदार वो भी समझ जाएगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो अपनी तारीफ कर लो सर। हाँ तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर, इस डिस्टेंस को मैं साफ साफ बोल सकता हूँ, ये डिस्टेंस सर मेरा आर के बराबर होगा। याद करो मैंने एक चीज बताई थी, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा एक स्फीयर होता है, तो ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस साइड डिस्टेंस, क्या वो आर के बराबर ही होगी। ठीक है, तो सेंटर से आपके कर्व तक का पार्ट है तो आर के बराबर होगा। हाँ सर ये बात भी समझ आ गई। अच्छा ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस, एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का, पोल तक का डिस्टेंस, तो क्या वो भी सेंटर ऑफ, वो भी रेडियस के बराबर होगा, हाँ सर वो भी रेडियस के बराबर ही होगा, क्योंकि सेंटर से आपको वहां तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस के बराबर होगा। चलो ठीक है, ये बात समझ आ गई। यहाँ से यहाँ तक अब बात करते हैं, ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, फोकस से लेकर पोल तक का, ये पोल बना दिया, फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस कितने के बराबर होगा सर, वो भी है, वो आपका किसके बराबर, ये होगा फोकल लेंथ के बराबर। हाँ के ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका होगा फोकल लेंथ के बराबर। मेरा मेन एम है फोकल लेंथ को ही निकालना।
मेरा मेन एम है फोकल लेंथ को निकालना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, सुनना कैसे। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा आपका, सुंदर बन जाएगा, सुनो कैसे। अब याद करो मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो वही सारी चीज वापस आ रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया था मैंने आपको। अगर मैं आइसोसेलेस, अब सुनना, ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से। ये कौन सा ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल को फिगर में देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ए कौन सा, यही वाला ए और ए वाला, ये दिख गया ए वाला ट्रायंगल, हाँ दिख गया सर। ये वाला ट्रायंगल को मैंने देखा, जब इस ट्रायंगल में ये आपका सी है, ये आपका फोकस है, ये तो मैंने रैंडम पॉइंट उठा लिया है। अब सुनो, अब इसमें अगर मैं मुझे मुझे अगर ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, सुनो, अगर बच्चों मुझे ये वाली डिस्टेंस पता लग गई, एक्स मान लो उसको, चलो पेन दूसरा लेते हैं एक बार। अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, ये x, यानी x क्या है सर, ये है x। अगर ये x पता चल गया तो क्या मुझे f पता लग जाएगा, कैसे, ये टोटल r है, उसमें से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो मुझे फोकल लेंथ पता चल जाएगी। हाँ सर, पर वो उसको निकालना इतना आसान नहीं। पहली बात। दूसरी बात सुनो, क्या साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आपको कि ये जो टोटल है, ये जो टोटल है वो आपका रेडियस के बराबर है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बना है ये और ये आपकी साइड बराबर है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये टोटल r था, तो ये r/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। अब सुनो, अगर ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो ऊपर दिख रहा है, अगर ये थीटा है और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। देखो, जिन बच्चों को समझ आ रहा है समझो अच्छे से, जिनको नहीं समझ आ रहा बस एक बार देख लो क्या हो रहा है यहाँ जिंदगी में। ये हो गया। अगर ये वाली बात हो गई, मुझे निकालना है एक्स। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा सर इस वाले ट्रायंगल को, अभी ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बनाता हूं मैं। सर क्या करे जा रहे हो, ट्रायंगल पे ट्रायंगल बनना है, कोई नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं अपन। आपके पास नोट्स तो रखे रहेंगे ना, कम से कम नोट्स रखे रहेंगे, मेरी वीडियो बन जाएगी उस हिसाब से, तो आप कभी भी देख सकते हो। देखो वीडियो बनेगा यही फायदा, यूट्यूब पे डालने का यही फायदा कि आप कभी भी देख सकते हो। आप अभी क्या 10 साल बाद देखो, आपका आगे टीचर बनने का मन है तो एक बार वीडियो देख के आप अच्छे टीचर बन सकते हो आप, r/2। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला कौन सा, ये ट्रायंगल कहां से बनाया, बना दे सर, पहले ये समझाओ आप। ये वाला ट्रायंगल मैंने, ये वाला, क्योंकि मेरा मेन फोकस एक्स पर है, ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने। अगर ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, तो सुनो, ये वाला ट्रायंगल में अब ये आ गया। अब क्या यहाँ पे आप थीटा पता है, एक्स निकालना है, r/2 पता है, तो आप कॉस लिख सकते हो। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ आपका, सुनो, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ आपका, cos थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ से साफ साफ लिख पाऊंगा, एक सेकंड, cos थीटा इज इक्वल टू, इट विल कम आउट टू बेस, बेस क्या है आपका r/2 डिवाइडेड बाय क्या x आ जाएगा। यहाँ से x क्या निकल के आएगा, x विल कम आउट टू बी r/2 sec थीटा। कोई बोला सर सेक कहाँ से आ गया, cos का उल्टा हो जाता है, सेक आ जाएगा, इतना तो दिमाग आप लगा लेना। ठीक है, x यहाँ पे ले गया, cos नीचे जाएगा, cos नीचे आएगा तो cos का उल्टा सेक, तो r/2 sec थीटा। अब समझो, मतलब ये x निकल के आ गया। अब अगर मैं फिगर में वापस जाऊं, फिगर को देखो अच्छे से, अगर मैं फिगर में वापस जाऊं, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ बच्चों बिल्कुल भी, पर फिर भी समझ लो, ये आपका है टोटल लेंथ, ये कितना है, ये r के बराबर है, टोटल r है, इसमें आपका इतना f है, इतना x है। अगर मैं r में से x माइनस कर दूं तो f आ जाएगा। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अगर मैं f निकालना चाहता हूं और मैं r में से x को माइनस कर दूं तो क्या आपका f आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। r माइनस x की वैल्यू नीचे देखो, वो है आपके r/2 sec थीटा। तो बच्चों f का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है आपका r1 माइनस sec थीटा बाय, ये फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है फोकल लेंथ ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्या है, ये एक्चुअल रिलेशन है, ये एक्चुअल रिलेशन बिटवीन, सर हमने तो कुछ और पढ़ा है लेकिन वही आप लेके आने वाला हूँ। ये है आपका एक्चुअल रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच इज r1 माइनस sec थीटा बाय 2। आई होप कि समझ में आया होगा। अब सुनो नेक्स्ट चीज, अब सर हमने तो कुछ और पढ़ा था, वो याद नहीं आ रहा, पर पढ़ा तो था। अब आपने पढ़ा था वही मैं बताने वाला हूँ। अब आपको मैंने याद किया, मैंने एक एजम्पशन बताया था, क्या, इफ आप अब रिलेट कर पाओगे उस चीज को, इफ रेज आर पैरेक्शियल, रेज आर पैरेक्शियल। याद करो मैंने आपको पैरेक्शियल रेज बताई थी, हाँ सर बताई तो थी। और पैरेक्शियल रेज में क्या होता है, मैंने आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल बताई थी वाली बात, कि पैरेक्शियल रेज में क्या होता है सर, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, स्मॉल होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थीटा है, थीटा ही तो है, ये थीटा ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था यहाँ पे, थीटा, यानी थीटा क्या है आपका, वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल भी नहीं होता, वेरी वेरी स्मॉल मानते हैं। मतलब स्मॉल का मतलब थीटा इज टेंड्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री के आसपास है। अब कोई बच्चा मुझे यहाँ पे जो होशियार बच्चा है मुझे बताए सेक
थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर थीटा आपका 0 को टेंड कर रहा है तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर थीटा की वैल्यू लगभग 0 है तो सेक थीटा की वैल्यू लगभग कितनी होगी? जल्दी 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 जल्दी। जीरो। हे भगवान, हे भगवान। हैप्पी, ऐसा ना किया करो, पहली बार में ऐसा सही आंसर आना चाहिए। सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय cos थीटा। यार इतनी चीजें तो आनी चाहिए ना आपको यार, इतना इतना थोड़ा तोड़ पाओगे मुझे। कंफ्यूजन हो गई थी। अबे पहले हैप्पी तुम ये बताओ, तुम लड़का हो या लड़की हो? कई बार तो मुझे ऐसे मैसेज करते हो लड़कों की तरह, कभी तुम लड़कियों की तरह करते हो। पहले मुझे कंफ्यूजन खत्म करो पहले। हैप्पी हंस रहा है। पहले मुझे क्लियर, क्योंकि मैंने कई बार मैसेज बात करी है, और जो तुम्हारी प्रोफाइल डीपी है, जब जो भी यहाँ पे अलग अलग जगह पे रखी है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, कभी लड़के की फोटो दिख जाती है, कभी लड़की की फोटो दिखती है, और कभी तुम बात करते हो तो लड़कों की तरह बात करते हो, कभी लड़कियों की तरह बात करते हो। तो पहले क्लियर कर लो अपना, अपना सेक्स क्लियर किया जाए यहाँ पे। वो 2-3 मतलब सर ने सेक्स बोल दिया, ये भगवान। अबे तुम साइंस की स्टूडेंट हो। बस 2-4 बच्चों को शुरू हो गई भाई, 2-4 बच्चों को मौका मिलेगा भाई, हाँ नीट का सर है, ये है, वो है, कंफ्यूजन फीमेल है, हैप्पी लड़का हूं सर। अच्छा हैप्पी, अगर तुम लड़का हो तो प्लीज जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, इसके ऊपर का मैसेज देखो, हैप्पी चौहान टू एवरीवन। इसने लिखा है कंफ्यूजन हो गई थी, मैंने इसको मार्क किया के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंफ्यूजन हो गई थी। अच्छा सॉरी, कंफ्यूजन वो वाली कंफ्यूजन हो गई थी, मतलब कंफ्यूज हो गई थी। हे भगवान, कंफ्यूजन थी। चलो माय माय बैड, मेरी गलती। अब सुनो यहाँ पे आते हैं। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा आपका 1 के आसपास हो जाएगा। अगर sec थीटा 1 के आसपास हो गया तो फोकल लेंथ, बोला सर मजे ले रहे। हाँ मजे लेने के तुम ही मिले हो मुझे ना, और कोई तो है नहीं मेरी जिंदगी में, मजे लेने के तुमसे लूंगा मजे में। तो यहाँ आर क्या 1 माइनस sec थीटा की वैल्यू 1 रख दूंगा, तो 1 में से 1/2 गया, तो ऑब्वियसली आपको क्या हो गया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। और ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। कुछ भी ना बोला जाए आपको एग्जाम में तो आप यही लेके चलोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर कुछ भी ना बोला जाए तो मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम में पेरेक्शियल रेस माननी पड़ती है। आपको कुछ ना बोला जाए एग्जाम में तो आपको पेरेक्शियल रेस माननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर ये एक्चुअलाइजेशन नहीं है, पर आपको एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या है, जब सवाल आपका उसी पे आना है तो आप इसी से आंसर करोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इज इक्वल टू r/, आगे बात समझ में, यानी रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डबल ऑफ फोकल, रेडियस क्या होगा, रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये वाली बात भी समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एफ इज इक्वल टू r/2 डायरेक्ट यूज किया जाएगा कई बार एग्जाम में। अबे समझ में आ रही नहीं आ रही है बेशर्मो? बेशरम, बेशरम बोलते ही ना, क्लास में बैठा होता ना मैं, बोलता बेशरम। बच्चे एक दूसरे को देखते थे, ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बेशरम थे। तेरी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब करते हैं अपन बात कुछ इंपॉर्टेंट रेस की। इंपॉर्टेंट रेस से मेरा कहने का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट रेस का मेरा कहने का मतलब है यार, मुझे तो यार ऑफलाइन वाले दिन याद आ रहे हैं यार। तुम लोगों को इतने दिनों से मैंने देखा नहीं हो ना, कुछ लोगों को तो खैर मेरे पुराने ही है, इतने दिनों से देखा नहीं, मुझे याद आ रही है कि तुम लोगों का चेहरा कैसा होगा, कैसे उल्टे से दिख रहे होगे तुम लोग। जो ऑफलाइन में पढ़ाने का मजा है ना, ऑनलाइन थोड़ा सा कम है। पर ऑनलाइन के भी अपने फायदे हैं, ऑफलाइन के भी अपने फायदे हैं, दोनों की बात है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट रेस की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं अपन? इंपॉर्टेंट रेस की, किस किस तरह की इंपॉर्टेंट रेस है आपकी, जो कि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। डीपी में देख लो सर ना, अरे डीपी हैप्पी, तुम तो बात ही ना करो डीपी की, तुमने ना जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है ना यहाँ पे, तुम तो डीपी के नाम में बात ही मत करो। डीपी का तो नाम मत लेना हैप्पी तुम आगे से। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला था, हाँ इंपॉर्टेंट रेस। अब ये इंपॉर्टेंट रेस हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये किसके लिए यूज होंगी? फॉर इमेज प्लॉटिंग। कुछ 4 रेज हैं, उनका यूज हम करेंगे आपका इमेज प्लॉट करने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट रेज हैं क्योंकि आगे जाके हमको इमेज प्लॉटिंग भी करनी है, कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अलग अलग केसेस को पढ़ना होगा, तो अपन वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोलने वाला था, हैप्पी से बोलवा देता है मुझे। ठीक है, हैप्पी हालांकि मुझे एक आध बच्चा ऐसे क्लास में होता ही है जिसके मजे लेके पूरी क्लास चलती है।
अब वो हैप्पी बन गया, ठीक है, हैप्पी इज मेकिंग एवरीबॉडी हैप्पी। चलो, तो हम पहले बात करते हैं आपका कॉनकेव मिरर के लिए, इंपॉर्टेंट है, समझो अच्छे से, मैं यहीं पे एक ही में बना दूंगा आपका। आप एनसीईआरटी में जाके इसको पढ़ोगे तो आपको तीन तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, मैं नहीं करने वाला स्टेटमेंट, में ये बनाऊंगा क्योंकि मेरे को बनाने से इंपॉर्टेंट है, अब सिलेबस भी तो खत्म करना है टाइम पे, और जो काम की चीज समझानी है वो समझानी, मैं लिखूंगा नहीं। तो पहली लाइन में जो बना रहा हूँ वो लाइन कैसी है आप सुनो। मान लो इस तरह से आपका कॉनकेव मिरर है, इस तरह से कॉनकेव मिरर है, और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली रे कौन सी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होगी, कहां से गुजरेगी, हमेशा फोकस से गुजरेगी। देखो ये सारी चीजें मुझे काम होगी बनाने की, आगे जब मैं इमेज बनाऊंगा ना आपकी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, उनकी इमेज बनाने की मेरी सारी की सारी रेस काम आएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपको दो रे तो चाहिए ना किसी भी फिगर को, किसी भी इमेज को बनाने के लिए। तो पहली हो गई कोई भी रे, ये ऐसे लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में जाओगे ना, ऑल द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी मीट एट फोकस, तो ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन सुनो, दूसरी लाइन हो गई आपकी इस तरह से, ये मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आप, मैं सेंटर ऑफ कोई भी लाइन, एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर पास कर रही है, इंसिडेंटल यहां से निकल रही है, तो ये वापस उसी रास्ते पे आएगी। कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक, या इस तरह से अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है तो वो वापस से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये वाली बात भी याद रखना, ठीक है। और अब जो तीसरी बची है वो तीसरी भी सुन लो, वैसे तो होने चाहिए चार, ठीक है, चार होती है, चारों बना दूंगा आपका, आ गई, ठीक। अब सुनो तीसरी कौन सी है, तीसरी है आपकी कौन की मिरर है। आज हमने कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ी हैं, बस अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, और अगर ये डेफिनेशन नहीं आएंगे ना बच्चों तो आप नहीं कर पाओगे आगे सवाल, इसलिए डेफिनेशंस पढ़ना ही बहुत जरूरी है। तीसरी क्या हो गई, तीसरी है कि कोई भी लाइन जो पोल पे जाकर टकरा रही है, कोई भी लाइन जो पोल पे जाकर टकरा रही है और जितना एंगल बना रही है प्रिंसिपल के साथ में, वो उतने ही एंगल के साथ में वापस से निकल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है, यही लाइन आपका किसकी तरह काम करेगी, नॉर्मल की तरह काम करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह भी काम करती है। तो कोई भी लाइन which is coming and intersecting at pole making an angle theta, then it will reflect at angle theta only with the principal axis, ये वाली लाइन होगी। ये वाली लाइन की वैसे हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ये मिनिमम यूज है, जब कोई ना बची हो तो इस वाली लाइन का यूज करेंगे। आखिरी बची है बच्चों, ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, पहली दो है सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हीं से मैक्सिमम डायग्राम बन जाते हैं, ठीक है। और ये हो गई आखिरी, इसमें क्या है, इसमें ये है, ये जो ए वाली बनाई है ना, इसका उल्टा, अबे कोई लाइन अगर फोकस से गुजर रही है, अगर फोकस से गुजरेगी तो वापस पैरेलल हो जाएगी, यानी क्या है, कोई लाइन अगर आपकी फोकस से जा रही है, कोई लाइन अगर फोकस से जा रही है तो बाद में कैसी हो जाएगी, वो बाद में आपकी पैरेलल हो जाएगी। पर एक और बनाने की कोशिश करूं आपकी, मतलब उल्टा ही है, ज्योमेट्री तो उल्टी सीधी कहीं से हो सकती है, मतलब कोई भी लाइन अगर आपकी फोकस से जा रही है, इस तरह से फोकस जा रही है, तो फोकस से जाने वाली लाइन बाद में क्या हो जाएगी, बाद में आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई होप कि ये चारों लाइन को इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं, चारों लाइन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ऐसी चार लाइन हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना सकते हैं, मैं वो ही बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। वैसे कॉन्वेक्स मिरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस बनते हैं, पर फिर भी बना तो सकते ही ना। हम दूसरा बना रहे हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सेम लाइन सेम टू सेम बनेगी, बस फर्क क्या हो जाएगा, रियल और वर्चुअल वाला फर्क हो जाएगा, बस यहाँ पे और कुछ नहीं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहली वाली जो लाइन है आपकी, क्या कि कोई लाइन इफ कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू फोकस, तो यहाँ पे फोकस, बस फर्क क्या है, फोकस यहाँ पे वर्चुअल होता है। तो कोई लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो आपकी इस तरह से, वो आपकी इस तरह से जाएगी और इस तरह से निकलेगी, और बाद में क्या होगा, वो फोकस से गुजरती हुई महसूस होगी, ये तो हर कोई जानते ही है कॉन्वेक्स मिरर की बात। अगर दूसरा डायग्राम की बात करें तो सबके सब सेम ही है यहाँ पे। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉन्वेक्स मिरर का, अरे वो तो हमेशा स्फीयर के सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पर है, पर इस तक तो कोई लाइन जा ही नहीं सकती, पर जाती हुई महसूस तो हो सकती है ना। कैसे, कि कोई लाइन जाती हुई जा नहीं रही होगी, पर जाती हुई महसूस तो हो सकती है। कैसे, इस तरह से कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाती हुई महसूस हो रही है, अगर ऐसे कोई लाइन आती है आपकी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती हुई महसूस हो रही है, तो क्या होगी, जिस रास्ते से आई है वापस से उसी रास्ते पे गुजर जाएगी, चाहे ऊपर से जाए चाहे नीचे से। कोई लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई महसूस हो रही है, वो जाती हुई महसूस होगी, वापस भी आ जाएगी उस तरफ से। तो ये आपकी दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन क्या थी आपकी,
तीसरी लाइन वॉज कि पोल पे जब टकराती है तो यहाँ पे भी पोल होता ही है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी आपका पोल होता है। तो ये हो गया मान लीजिए पोल। तो उसमें क्या आती है डेफिनेशन, कोई भी लाइन अगर पोल पे आकर टकरा रही है, कोई एंगल बना रही है, तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो लाइन क्या होगी यहाँ से, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आपका नॉर्मल की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी आखिरी जो होगी, खैर सी वाली इतनी ज्यादा काम की नहीं होती, लेकिन आखिरी वाली की बात करें तो ये कभी कभी काम की हो जाती है, बहुत ज्यादा भी काम की नहीं है, तो आपका 2 से काम हो जाता है। और वैसे कॉन्वेक्स मिरर बहुत कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इमेज से 2 ही केस बनेंगे, आगे जगह पढ़ेंगे हम उसको। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और आपका ये क्या कहते हैं, अगर कोई लाइन, आखिरी वाला क्या था, अगर कोई लाइन, इफ एनी लाइन इज ये मान लीजिए फोकस है, अगर वो फोकस पे जाती हुई महसूस हुई, यहाँ पे फोकस पे जा तो सकती नहीं, तो पीछे मिरर के, तो क्या होगा आपका बाद में पैरेलल हो जाएगी। फोकस पे जाती हुई अगर महसूस हो रही है, बाद में क्या हो जाएगी पैरेलल। अगर नीचे से भी आ रही है तो ये, अगर कोई लाइन फोकस पे जाती हुई महसूस हो रही है तो बाद में क्या हो जाएगी, वो आपकी पैरेलल हो जाएगी। क्या आई होप सबको ये सारी लाइनें कैसे होती हैं, सारी लाइनें समझ में आई है कि नहीं आई? अरे आई है कि नहीं आई है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे हाँ कि ना? अरे जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई? अरे यार क्लास में मजे आते थे ना ये सब करने में, सब चिल्लाते जय माता दी जय माता दी ये। और कोई ना, जल्दी हम मिलेंगे। अब सुनो, अभी देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी जितनी थ्योरी कवर हो जाए, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ कि जितनी थ्योरी कवर हो जाए ना उतना अच्छा है, जितनी थ्योरी कवर हो जाए उतना अच्छा है, ताकि आप कल कलम से सवाल सवाल करेंगे, कल हमारा सवाल करना स्टार्ट होगा। तो आज मैं बस थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, पर ये थ्योरी बच्चों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसको आप ये गलती मत करना, थ्योरी है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिना रिवाइज करके काम चल जाएगा। ये थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन्हीं थ्योरी से पूछ जाते हैं, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस थ्योरी का आपका काम है कल को पढ़ के आना चाहिए। अब सुनो नेक्स्ट चीज, और ये है सबसे टॉप चीज, यहीं से सारे न्यूमेरिकल बन के आएंगे। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, और यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पर मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, डेरिवेशन प्लीज एनसीईआरटी जाकर देख लो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी जाकर देख लो, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर उनसे भी नहीं पूछते, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रूफ उसका हार्ड है, थोड़ा सा प्रूफ हार्ड है। वो है आपका मिरर फॉर्मूला। सबको पता है वैसे तो मैं जानता हूँ, पर फिर भी बताना तो है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज किसी, मैंने कहा ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास का एक भी बच्चा मुझसे ऐसा ना रहे कि उसको कोई चीज नहीं आती हो और मैंने उसको जल्दीबाजी में उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पढ़ाई हर चीज आएगी, कभी ऐसा होता है कि थोड़ा फास्ट पढ़ा दी, कभी ऐसा थोड़ा धीरे पढ़ाई, पर पढ़ाई हर चीज आएगी। कभी ऐसा है कि हर चीज का प्रूफ करवाया जाएगा, कभी कभी हर चीज का प्रूफ नहीं करवाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन यू आर अटेंडिंग टू। ठीक है, मेरा फॉर्मूला कभी दुनिया में आज तक, मैंने ही बोर्ड का एग्जाम दिया ना अपने जमाने में, अच्छे खासे नंबर लाया था मैं भी अपने जमाने में। ठीक है, अच्छा 12th वाले बच्चों को मुझे एक दिन एक सेशन लेना होगा सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए, कि वो बोर्ड की तैयारी कैसे करें, वो मैं सेशन लूंगा। हो पाएगा तो आई विल ट्राई टू टेक इट ऑन यूट्यूब ओनली, आई विल ट्राई टू टेक इट ऑन यूट्यूब ओनली, कि यूट्यूब पे हम किसी दिन लाइव आके वो सेशन रख लेंगे, या फिर अपन ऐसे जूम पे कभी या आने वाले संडे को या किसी दिन ऐसा सेशन रखना है सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए, कि उनको बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। मेरी गारंटी, बोर्ड में आप 90% दिया होगा, ये मेरी गारंटी है। और नहीं आए तो तब भी ला सकते हो, मैं बताऊंगा तरीका। मेरे आए थे, मेरे 90 नहीं आए, मेरे 88 आए थे। सर आपने ये अलग ही, जिन 12th कौन से जमाने ईयर में की थी, मैंने 12th की थी अपना, मैंने 12th पास आउट किया है, मैंने 2010 में पास आउट किया है। 2000 बच्चे में सर, उस टाइम तो मैं शायद 10 साल की हुआ करती थी या 8-9 साल की हुआ करती थी, तो अभी भी तुम ज्यादा बड़े नहीं हुए हो, ठीक है, अभी भी तुम मेरे से छोटे ही हो। ठीक है, अब सुनो, तो मैं बताऊंगा कैसे पास करना है। सब अच्छे खासे नंबर आए थे मेरे, फिजिक्स में 91 कुछ नंबर थे मेरे, और जबकि मैं बिना पढ़े गया था, बोर्ड का मैंने पढ़ा नहीं था कुछ, सब कुछ बताऊंगा बाद में। ठीक है, पर तो देखना। और ड्रॉपर के लिए मुझे एक सेशन रखना है, मुझे एक ड्रॉपर वालों के लिए सेशन रखना है, और एक 12th दोनों के अलग सेशन है। ड्रॉपर वालों को ये बताना है कि तुम्हारे लिए ड्रॉप करना कोई नुकसान देने वाली बात नहीं है, ड्रॉप करना ज्यादा बेटर है 12th में एग्जाम देने से, वो मैं बताऊंगा कैसे, पर अभी नहीं, अभी पहले एग्जाम पे यहाँ पे सिलेबस फोकस करते हैं। मेरा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं बता रहा आपको मैं इसका। अब सुनो, एग्जाम्पल के लिए मैं एक वो बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए कॉनकेव मिरर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं फोकल लेंथ फोकल बात कर, और मान लो यहाँ पे फोकस है, और कहने के लिए मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे आपका इमेज बन रही है। कैसे बनेगी कि नहीं बनेगी इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसी बनेगी, ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी, आगे पीछे पीछे बनेगी, बीच में बनेगी, कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, सब बात करेंगे, रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, ये बात अभी हम नहीं करने वाले। इसकी बात हम जब सवाल करना शुरू करेंगे तब हम डिटेल में करेंगे। तो मान लो ये इमेज बन गई। अब सुनो, मैंने क्या बताया था आपको कि सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे, सारे के सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाएंगे। ठीक है,
अगर सारे सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाएंगे तो मैं इस केस में क्या बोल सकता हूँ आपका कि आपका ये ओ क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ओ क्या ऑब्जेक्ट है। तो पोल से लेके आपके पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, बताता हूँ। ये हो गया इमेज, तो पोल से नापने सारे डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज तक डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। पोल से लेके फोकल लेंथ की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आपका फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, अपन फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये नापने का तरीका किसमें, ये नापने का तरीका है आपका इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब सुनो, सिर्फ कॉनकेव मिरर के बारे में बता रहा हूँ, अभी बाकी के बारे में नहीं बता। तो इसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल यू से। इसको मैं स्मॉल वी से प्रेजेंट करता हूँ, उसको मैं स्मॉल एफ से। यू क्या हो गया सर, यू क्या हो गया आपका, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल वी इज इमेज डिस्टेंस। ये नोटेशन है, ऐसे ही लिखनी है, ऐसे ही याद करनी है। और एफ तो आप जानते हो, एफ क्या होता है आपका, फोकल लेंथ होता है। और बचा एक और लेंथ है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे डिस्टेंस तो आप जानते ही हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की बात अपन कर सके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात मैंने समझा दी आपको, इमेज डिस्टेंस भी मैंने आपको समझा दिया। अब इन सबके बीच में, इन सारे डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, इन सारे डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, सुनो। दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। उसका प्रूफ है अच्छा खासा, प्रूफ होता है कि हम एक यहाँ से ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें फिर tan अल्फा लेते हैं, tan बीटा लेते हैं, फिर हम tan अल्फा और tan बीटा को जोड़ देते हैं, उसको cot अल्फा के बराबर निकल के आता है। पूरा प्रूफ है, मुझे आता है वो प्रूफ, तो ये बस मैंने सर आपको नहीं आता होगा, ठीक है। पर मुझे मेरे आपके ना मेरे किसी काम का नहीं हो। और वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला, सुनो। फॉर्मूला है आपका, बड़ा बड़ा लिखूंगा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और सारे के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं पे बेस्ड होंगे आपके। एक और फॉर्मूला आएगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसको आज नहीं पढ़ेंगे, वो होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज, दिस फॉर्मूला इज फेमसली कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। इसमें सारे डिस्टेंस बताइए। और हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ इन दोनों के रिलेशन क्या होते हैं, इन दोनों में जो रिलेशन होता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2r, सॉरी r इज इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या, r/2 होता है। तो इसका यूज करके कभी कभी कुछ किताबें इसको एक साथ ऐसे लिखती हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2/r, इस तरह की। लेकिन मैं इस तरह से याद करने के तेवर में नहीं हूँ, 2/r मत लिखो। अगर आपको रेडियस दिया भी है तो पहले इसको फोकल लेंथ बना लो, तो आप इतना याद रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेडियस दे रखा है तो पहले फोकल लेंथ निकाल लो, उसके बाद आप रेडियस तो निकाल सकते हो। आई होप ये वाली बात समझ आएगी। दूसरी, अब सबसे काम की बात, ये फॉर्मूला ही बच्चों को याद हो जाता है, फॉर्मूला याद करने में किसी को परेशानी नहीं, फॉर्मूला सब बच्चों को याद हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इंपॉर्टेंट बात क्या है ये वाली, कि इसमें, इस फॉर्मूले में एफ, वी, यू और अगर आर भी है, ये सब के सब रखे जाते हैं विद साइन, ये सब के सब रखे जाते हैं साइन, मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये साइन के साथ रखना किसके साथ रखे जाते हैं, ये रखे जाते हैं आपके, इसके लिए हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, और उसको मैं ट्रिक भी करूंगा, बताऊंगा आपको याद करने के लिए। इसको आज नहीं पढ़ेंगे, इसमें टाइम लगेगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद मेरे को मिरर फॉर्मूला तक बताना था आपको। अब कब प्लस लेते हैं, कब माइनस लेते हैं, ऐसा कोई नहीं कि लेफ्ट की तरफ प्लस होता है, नहीं राइट की तरफ प्लस होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं याद करना। जो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वही याद करना, किस तरह याद करना है आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ, यही तो क्वेश्चन फंसता है, मन से ही बोल रहे हैं आपका सारा क्वेश्चन ना, मिरर फॉर्मूला सबको याद है यार, मिरर फॉर्मूला हर बच्चे को याद होता है। अगर बच्चा गलती करता है ना, तो सबसे बड़ी गलती वो करता है आपके इसमें, ठीक है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है साइन कन्वर्जन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी को हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, कल पढ़ना है, इस चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ये सारी चीज थ्योरी प्लीज पढ़ के आना, क्योंकि कल मुझे इन सारी थ्योरी की जरूरत भी पड़ेगी। और भी 2-4 चीजें हम नहीं पढ़ने वाले हैं, प्लस या माइनस वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कल की क्लास जब स्टार्ट होगी टाइम पे आ जाना। आज मैं थोड़ा डांटा भी है स्टार्टिंग में, प्लीज बहाने बनाना छोड़ो यार, अपनी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने वाले हैं, ठीक है। वो डिफरेंसेस अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज कल टाइम पे आना। देखो, जो प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, पर जो प्रॉब्लम हमारे एंड से है, जिनको हम सही कर सकते हैं, वो तो हम सही करके रखें ना।
कि टाइम पे क्लास में आए, ज्यादा अमाउंट में आए, रोज आए, पढ़ें, ये सब काम करें, ठीक है। चलो तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट रितु, गुड नाइट तृप्ति, हैप्पी, धन्यवाद सर जी, मीनू जी थैंक यू, तृप्ति जी थैंक यू, नमस्ते रितु जी, रिया थैंक्स, गुड नाइट रितु जी सर, ओके गुड नाइट सर, मनदीप जी, दीप्ति जी थैंक यू सर। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक यू, टेक केयर।